ठीक है। टाइटल अपना है आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन का। ठीक है, आप सबको मालूम है कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कनकेव टाइप का। तो थोड़ा सा हम ऐसा बना देते हैं। ठीक है, बनना चाहिए था रेड से। और ठीक है, ये आपका शेप है आरबीसी का। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मेम्ब्रेन वाला भाग है इसका। एनिमल की स्टडी के लिए और खासकर ह्यूमन की स्टडी के लिए ये आइडियल है। आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का स्टडी, मेम्ब्रेन की स्टडी आपकी मानी जाती है एज अ मॉडल की तरह। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है और इसका चूँकि कोई सेल ऑर्गेनाइज नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसलिए इसमें आसानी से स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन वाला भाग है। मेम्ब्रेन को हम बहुत ऐसे ही बनाएंगे, ज़्यादा इसमें लिपिड वगैरह बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बीच बीच में आप थोड़ी समझ लीजिए लिपिड की बाई लेयर है, इतना ही आप समझिए। उसके बाद देखिए मेम्ब्रेन में आपका एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये प्रोटीन को मैं ऐसे बना रहा हूँ, वास्तव में ये मल्टीपास प्रोटीन है। वो चीज़ हमने आपको बता दी कि मल्टीपास क्या होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को बोलते हैं हम बैंड 3। क्या कहा जाता है इसको? बैंड 3। अभी हमने बीचों बीच बनाए मेम्ब्रेन के, तो एक किस टाइप का प्रोटीन हुआ बताइए? इंटीग्रल प्रोटीन। बीचों बीच यदि हमने इसको बना दिए तो ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। मेम्ब्रेन में आपको मालूम है कि दोनों तरह की प्रोटीन पाए जाते हैं, सरफेस पेरिफेरल भी पाए जाते हैं और इंटीग्रल पाए जाते हैं। ये हर मेम्ब्रेन आपको पाए जाएंगे। तो मेम्ब्रेन के जो आरबीसी के मेम्ब्रेन है इसमें भी दो तरह के प्रोटीन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन जिसको इंटीग्रल बोलते हैं, और दूसरा रहेगा पेरिफेरल, या पहला रहेगा पेरीफेरल। सरफेस भी कह सकते हैं इसको, सरफेस प्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो आपको बैंड 3 दिखाई दे रहा है ये है आपका इंटीग्रल प्रोटीन बना हुआ है। इसी के साथ साथ में एक प्रोटीन आपका और रहता है, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इससे आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो प्रोटीन बनाया है ये सिंगल पास प्रोटीन है। ठीक है, ये आपका साइटोसोलिक साइड हो जाता है इसका। साइड हो गया, ये ऊपर वाला भाग है। ऊपर वाले भाग में भी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट क्या है इसमें ऐड है। इस तरीके से, ठीक है, एक प्रोटीन ये है। और ये जो आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से अटैच है कार्बोहाइड्रेट ना। ये जो आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है, ठीक है, ये जो चेन है ये रिच होती है, रिच इन, इस शब्द का नाम आपने सुना होगा सियालिक एसिड। ठीक है, इससे ये क्या होती है, संपन्न होती है, रिच होती है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कैसा है, सिंगल पास है। कैसा, ये सिंगल पास, एक बार ही पास हो रहा है, एक ही बार क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यानी सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। इस प्रोटीन का जो नाम है, इस प्रोटीन को कहते हैं अपन ग्लाइकोफोरिन। क्या कहते हैं इसको हम, ग्लाइकोफोरिन। अब चूंकि यह कार्बोहाइड्रेट अटैच है प्रोटीन से, तो एक प्रकार का ये क्या है, अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने ग्लाइकोप्रोटीन बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कैसा है आपका, सिंगल पास है। ठीक है, और एक बात और है, ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसका, ये प्रोटीन है लगभग 131 अमीनो एसिड रेसिड्यू का बना होता है। ये आईएमपी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी कि ये कैसा है, सिंगल पास है, 131 अमीनो एसिड रेसिड्यू का बना होता है। इसकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो रिच होती है सियालिक एसिड से, सभी के सभी आपके आईएमपी हैं। ठीक है, ये भी आईएमपी है आपका, ये भी आईएमपी है, और ये भी आईएमपी, तो आपको इनको आईएमपी मार्क कर लेना है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके साथ साथ ही हमने जो आपको एक प्रोटीन बताया, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन, यानी दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन है प्रोटीन है। ठीक है, ये जो आपको प्रोटीन दिख रहा है, बेंड प्रोटीन, बेंड थर्ड प्रोटीन, ये स्पेशल काम करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, क्या काम करता है, तो ये क्या है, एन आयन एक्सचेंजर है। ये एन आयन एक्सचेंजर, इसका मतलब कि यहाँ से आपका जाएगा SCO3 बाहर, SCO3 यानी बाइकार्बोनेट। ये क्या है, बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है, और इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट एक्सचेंज के रूप में क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है आपके अंदर आते हैं। ठीक है, और गैसियस का एक्सचेंज, मतलब गैस एक्सचेंज होता है, इसके साथ साथ गैस क्या होती है, CO2 बाहर जाती, इस दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, गैस को बैंड 3 की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आसानी से डिफ्यूज़ हो सकती है गैस। ठीक है, मेम्ब्रेन से, तो ये काम इसका होता है। अब देखिए, ये आपके 2 इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं आपके मेम्ब्रेन में। इसके साथ साथ हमने बोला कि कुछ सरफेस प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इन पेरिफेरल प्रोटीन की एक खास बात होती है कि ये पेरिफेरल प्रोटीन क्या करते हैं, आपके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं साइटोस्केलेटल। ठीक है,
साइटोस्केलेटल बनाते हैं, साइटोस्केलेटल प्रोटीन भी इनको कहते हैं हम इसलिए। अब ये साइटोस्केलेटल जो है या पेरिफेरल प्रोटीन है, इनका अरेंजमेंट भी बड़ा अच्छा है। ये क्या होते हैं, लिपिड के साथ ना अरेंज होके ये एसोसिएट होते हैं आपके बैंड थर्ड के साथ। तो आप इसका भी वो बना लीजिए, ठीक है। ये एसोसिएट हो रहे हैं आपके बैंड थर्ड के साथ। चलो इसको लगा देते हैं। एक प्रोटीन आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक प्रोटीन और, ये पूरी तरीके से अटैच है ना बैंड थर्ड से। एक प्रोटीन और है जो आपका इसके साथ अटैच है ये, ठीक है। इसको एक कलर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक प्रोटीन और है, इसमें भी कोई कलर भर देते हैं। ठीक है। अब इनके नाम देखिए। ये जो अब प्रोटीन आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है एनकायरिन, एनकायरिन, ठीक है। एनकायरिन, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका स्पेक्ट्रिन, और ये जो आपको दिखाई दे रही है आपका बैंड 4.1, बैंड 4.1, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पेरिफेरल की बात करी और आपने इंटीग्रल की बात करी। दो तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही। अभी आप जो देख रहे हैं कि ट्रांसमेम्ब्रेन जो होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन के साइटोसोलिक साइट, ये जो अटैच में ये आपका साइटोसोलिक साइट है, ठीक है। एन टर्मिनस भाग है, इसमें इतने सारे आपको तीन आपको प्रोटीन दिखाई दे रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनके आपको नाम दे दें, एक नाम आपको और दे देंगे और ये पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर आपसे पूछेंगे कि बैंड थ्री जो है उससे कौन सा प्रोटीन या ना जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन कौन सा एसोसिएट होता है डायरेक्टली, तो उसका नाम है एनकायरिन। इस तरीके से चीज़ें आपकी अटैच होती हैं, ठीक है। अब बैंड थ्री का क्या काम है, तो बैंड थ्री क्या करता है, थोड़ी थोड़ी सारी बातें मैंने यहीं लिख दी हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ना है अननेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने मेम्ब्रेन प्रोटीन, आरबीसी के ना, ठीक है। दो भागों में ले लेते हैं इसको हम, पेरिफेरल या साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल प्रोटीन, इन्हें साइटोस्केलेटल। हाँ, एक चीज़ और बनानी थी यहाँ पे, कुछ आपके एक्टिन के स्टैंड भी आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे भी आप कुछ और दिखाए, अल्फा बीटा और एक्टिन जैसे और भी छोटे छोटे प्रोटीन हैं, उनके नाम लिख लेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका जो है ट्रांसमेम्ब्रेन, इंटीग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन। अब हमको ये बताइए कि हमने ट्रांसमेम्ब्रेन बोला है, तो ये जो है आपका अल्फा हेलिक्स रहेगा कि बीटा शीट रहेंगे, किसके बने रहेंगे ये भी ध्यान रखना, ये भी अल्फा हेलिक्स रहेगा, ठीक है। और ये भी मतलब 90
से अब परसेंट मोस्ट ऑफ केसेस में अल्फा हेलिक्स ही ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक्सेप्शन हमने आपको बता दिए कि पोरिन प्रोटीन जो है वो आपका एक्सेप्शन है, ट्रांसमेम्ब्रेन है पोरिन प्रोटीन, लेकिन वो आपका एक्सेप्शन। ये सब के सब आपके अल्फा हेलिक्स है ना। इस बात को आपको भूलना नहीं, हमेशा याद रखें। जहाँ भी ट्रांसमेम्ब्रेन की बात आ जाए, ट्रांसमेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन की बात आ जाए, तो मोस्ट ऑफ केसेस में अल्फा हेलिक्स के ही बने होते हैं। एक्सेप्शन क्या याद रखना, सिर्फ पोरिन। ठीक है, तो सभी के सभी कैसे होते हैं, ये अल्फा हेलिकल होते हैं, अल्फा हेलिक्स के बने होते हैं। ठीक है, पहली बात। इंटीग्रल प्रोटीन में आपको दो तरह की प्रोटीन दिखाई दिए जो कि आरबीसी के मेम्ब्रेन में है। पहला आपको दिखाई दिया बैंड 3 और दूसरा दिखाई दिया आपको ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन ये है आपका। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन एक प्रकार का क्या है, अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से पेरिफेरल प्रोटीन में देखिए जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं, इनमें जो है साइटोस्केलेटल प्रोटीन, ठीक है, विच इंटरेक्ट विथ बेंड 3। ठीक है, विच इंटरेक्ट विथ बेंड 3। ठीक है, नाम क्या क्या लिखे हैं अपन ने इनके। पहला नाम तो ये है इनका एनकाइरिन, दूसरा आपका स्पेक्ट्रिन। ध्यान रखना स्पेक्ट्रिन जो होता है इसमें डाइमर या टेट्रा फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है ये, यानी डाइमर बना के रह सकता है या टेट्रामर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका बैंड 4.1, बैंड 4.1। चौथा आपका है एड्यूसिन, एड्यूसिन नाम का एक प्रोटीन है। पांचवा है आपका एक्टिन भी होता है, एक्टिन आपने पढ़ा है, साइटोस्केलेटन का ही बना होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी रहती हैं, तो खाली आपको नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैंड 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके काम क्या है ये ज़रूर आप ध्यान रखिए, ये करते क्या है, इनके फंक्शन आपको याद रखना है। फंक्शन की याद बात करें, ये क्या करते हैं, दिस प्रोटीन गिव आरबीसी, क्या देते हैं, क्या बनते हैं, मेम्ब्रेन, आरबीसी के मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तीसरी बात, जो आरबीसी का शेप होता है, यानी जो उसका जो आकार होता है उसको डिटरमाइन करने में भी आपका रोल अप होता है, यानी बाई कनकेव जो शेप है इसको मेंटेन करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। बाई कनकेव शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं या डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं आपके सारे प्रोटीन। ठीक है, आरबीसी के लिए। इसके बाद आपने जो बैंड 3 है, ठीक है, बैंड 3 के बाद सिर्फ आप इतना या बात याद रखना बैंड 3 में। ठीक है, पहले तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है,
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर, कॉल्ड एनायन एक्सचेंजर। ठीक है, एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी CO2 को क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट करा जाता है, जब क्लोराइड आयन जो होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, इनसाइड या साइटोसोलिक साइड। ठीक है, साइड मूवमेंट करता है और आपका जो बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, SCO3, ये करता है आपके आउटसाइड मूवमेंट। कब, ड्यूरिंग, ठीक है, CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जब ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट। ये बैंड का काम। तो बैंड के क्या केस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि बैंड 3 जो है क्लोरीन और SU3 का क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ध्यान रखना, एक्सचेंज का मतलब होगा एक तरफ से आपके SU3 को आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, इंटर करेगा। ये कहलाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट में इस तरह के काम करते हैं। कुछ सिम्पोटर भी होते हैं, भी ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ें और ये क्लियर हो जाएंगे, सब चीज़ें वापस से रिपीट भी होंगी उस पर, ट्रांसपोर्टर में। ठीक, अभी हमने प्रोटीन के साथ इसलिए बता दिया कि वहाँ जब भी पढ़ाएंगे तो और आसानी से याद भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका एक प्रोटीन और बचा है, इसका नाम है आपका ग्लाइकोफोरिन। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोफोरिन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रल में आपका जो प्रोटीन है आपका ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ही ली हैं। ग्लाइकोफोरिन की 2 बातें आप तो यहीं लिख लीजिए। 131 अमीनो एसिड के रेसिड्यू का बना होता है, प्लस ये कैसा होता है, सिंगल पास होता है। और किसका बना होता है, अल्फा हेलिक्स का बना होता है। 3-4 चीज़ें आप यहीं लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो एक बात है कि ग्लाइकोफोरिन जो है, ठीक है, ग्लाइकोफोरिन एक प्रकार का क्या है, अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का ही टाइप। हमने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, जब किसी प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा में RBC में प्रेजेंट रहता है, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, प्रेजेंट इन RBC मेम्ब्रेन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहा है, ऊपर देखिए हमने आपको बताया ये जो कार्बोहाइड्रेट हमने अटैच करा है, ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये रिच होता है सियालिक एसिड से। ठीक है, इन ग्लाइकोफोरिन कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किस साइड रहेगा हमेशा, एक्सोप्लाज्मिक साइड यानी आउटसाइड हमेशा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अटैच विच इज रिच इन, किससे रिच होता है, सियालिक एसिड से। बहुत IMP पॉइंट है ये। ठीक है, पहले भी हमने आपको बताया कि ऐसे पॉइंटों को आप IMP डालिए, ऊपर हमने IMP डलवा चुके हैं। ठीक है, कई बार इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड। ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब
आपका कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, रिच होता है, उसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड बोलते हैं। दूसरी बात और याद रखना, इसके संबंध में एक पॉइंट और याद रखिए कि ग्लाइकोफोरिन जो है, ठीक है, ग्लाइकोफोरिन जो है, ग्लाइकोफोरिन जो है आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन आरबीसी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आरबीसी। आरबीसी में सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन पाया जाता है वो आपका ग्लाइकोफोरिन। इसको लेके कुछ टाइप भी, क्लासिफिकेशन भी दिए हैं, कुछ टाइप इनके बताए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो भी, ठीक है। तो टाइप के बारे में देख लेते हैं इनके, इसके जो टाइप हैं आपको, ठीक है। चलो इस टाइप को टाइप नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोफोरिन के जो टाइप हैं आपके, ग्लाइकोफोरिन ए, इसका जो काम है मोस्ट अबंडेंट है। ग्लाइकोफोरिन में भी ए बी सी डी करके हैं आपके, तो ए बी सी और डी 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से ग्लाइकोफोरिन ए है, मोस्ट अबंडेंट है ये, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या करता है, ये कैरीज एमएन ब्लड ग्रुप को रखता है, ये एमएन ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन उसको बाइंडिंग करने में ये करता है, ठीक है, एमएन ब्लड ग्रुप, ठीक है, से एसोसिएट होता है, ठीक है। बी की हम बात करें तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, इसके लिए हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। सी वाला क्या करता है, मेंटेन करता है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को, मेंटेन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है। मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या करा, इसने मेंटेन किया। डी वाला स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, ये स्ट्रक्चरल रोल क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है। जो हमने 131 अमीनो एसिड की बात करी वो वास्तव में इसकी है, ध्यान रखना, ग्लाइकोफोरिन 1 की ही ये, क्योंकि सबसे कॉमन है, मोस्ट अबंडेंट है, तो ये किसकी बात कर रहा था, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। और उसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आपसे लिंक्ड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपके पॉलीपेप्टाइड से कहाँ लिंक होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन जो है इसमें, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन 2 टाइप से हैं आपके। तो जो प्रोटीन का आपका एन टर्मिनस होता है, यानी अमीनो ग्रुप जो होता है, इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं एन लिंक्ड, यानी अमीनो ग्रुप में ये लिंक्ड होता है। इसमें आपको जहाँ से लिंक होता है वो होता है एएसएन, यानी एस्पेरेजिन। एन लिंक्ड किसको डिनोट करता है, एस्पेरेजिन लिंक होता है इस पर, ठीक है। एस्पेरेजिन पे क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट लिंक होता है। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को। ग्लाइको मतलब यहाँ पे क्या, कार्बोहाइड्रेट है, साइलेशन हुआ है इसका, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इस प्रोटीन की वो आपकी, यहाँ समझ लीजिए इसको, जैसे देखिए ये आपका क्या हुआ, एन लिंक्ड हो गया, ठीक है, यानी आपकी एन टर्मिनस यानी NH2 ग्रुप वाला जो भाग होता है, यहाँ से जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो एन टर्मिनस में क्या दिखाई दे रहा है, आपके एन टर्मिनस में आपको एस्पेरेजिन अटैच है, तो एस्पेरेजिन से ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अटैच होती, तो एस्पेरेजिन में ही क्या हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है। इसी तरीके से एक ग्लाइकोसाइलेशन और होता है, वो कहाँ हो सकता है आपका, इसको बोलते हैं ओ लिंक्ड, ठीक है, यानी ऑक्सीजन एटम्स ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ओ लिंक।
तो ओ लिंक्ड में कौन सा रेसिड्यू पार्टिसिपेट करते हैं? तो ओ लिंक्ड में ज़्यादातर यहाँ पे सेरीन और थ्रियोनिन होता है। ठीक है, सेरीन और थ्रियोनिन आपने मॉडिफिकेशन यदि पढ़ा है तो मॉडिफिकेशन में हमने देखा था कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में एस लिंक, ओ लिंक, ग्लाइकोसाइलेशन, ये जो प्रक्रिया होती है ईआर में होती है। आगे हम पढ़ेंगे, जब सेल बायोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो जब ईआर के मेम्ब्रेन में जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करके थोड़ा सा भाग बताएंगे उसका, कि एक तो प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम, फ्री राइबोसोम में होता है, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस आपका कहाँ होता है? ईआर के ईआर, रफ ईआर में, मतलब ईआर में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसमें होता है। तो ईआर के साथ साथ क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसी दौरान क्या होता है, शुगर को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है प्रोटीन में, तो जिससे क्या हो जाता है? वो ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाता है। अब वो जो प्रोटीन को आपने जो कार्बोहाइड्रेट को आपने शुगर को ऐड करा है, वो पर्टिकुलर जोन पे ऐड करते हैं आप, यानी सेरिन पे कर रहे हैं, थ्रियोनिन पे कर रहे हैं, एस्पेरेजिन पे कर रहे हैं, इसलिए उनके नाम दिए हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिन आपकी ईआर के अलावा कहीं और भी संभव हो सकती है। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? तो आने वाला जो प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ेंगे, सॉर्टिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें और साफ हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना, हमने ये बात कही, इसको थोड़ी सी भाषा में यदि आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, जिसको आप आउटसाइड बोलते हैं या आपको एक्सोप्लाज्मिक साइड बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, तो भाषा अलग अलग हो सकती है इनकी, यानी जो ऊपर पाए जाने वाला जो डोमेन है इसका, ठीक है, ये वाला जो डोमेन कहलाता है, ये वाला जो भाग कहलाता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है ना। ये भाग क्या, तीन चार भाषा उससे नाम इसका दे सकते हैं आप। एक्स्ट्रा सेलुलर कह दो इसको आप, या एक्सो प्लाज्मिक कह दो, ठीक है, आउटसाइड कह दो, आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, इन शब्दों को आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका साइटोसोल की होती है, इंट्रासेलुलर आप कह सकते हो इसको, ठीक है, इनसाइड कह सकते हो। इस तरीके के शब्दों से आपके एग्जाम में कुछ भी शब्द बन सकता है। इसको कई बार एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ साथ ईसीएम भी आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला भाग भी आप कह सकते हैं। तो इन शब्दों को लेके आपके डाउट नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए ना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, ये भाषा भी आपकी आ सकती है, हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। ठीक बात है कि मेम्ब्रेन जो होते हैं ज़्यादातर आरबीसी के मेम्ब्रेन जो होते हैं, आपको पता है कि आरबीसी जो होता है, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो आपके आरबीसी से डिपेंड होते हैं। और चूंकि आरबीसी में जो ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन होता है वो खासकर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने या एंटीजन बाइंडिंग रीजन का एक क्षेत्र होता है, जोन होता है, इसलिए ये हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर वाले भाग, यानी मेम्ब्रेन के ऊपर वाला भाग कैसा होता है आपका? ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। दूसरी बात इसकी ये है कि इट कंटेन सियालिक एसिड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऊपर लिखा है इट कंटेन, ठीक है, सियालिक एसिड। चाहो तो आप इतना लिख सकते हो, अदरवाइज जो डायग्राम में लिखा तो डायग्राम से ही अब चीज़ें आप याद कर सकते हो, तो इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी सरफेस चार्ज, रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी सरफेस चार्ज। ठीक है, सरफेस चार्ज क्या करता है? आपका जो सियालिक एसिड होता है, इसके कारण सरफेस चार्ज क्या होते हैं आपके आते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और सियालिक एसिड में मिलता है आपका नेगेटिव चार्ज, आप सबको पढ़ लिया आपने, नेगेटिव चार्ज ही देते हैं। फंक्शन क्या है इसके ग्लाइकोफोरिन के? फंक्शन की यदि आप बात करेंगे तो जो सियालिक एसिड है, जो सियालिक एसिड होता है, ये क्या करता है?
आरबीसी को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। पूरा भाषा ही लिख देते हैं ना, गिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज टू आरबीसी, ठीक है, विच प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी, एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी को एग्रीगेट होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या बचाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा आप ये देखिए कि जो आपका ग्लाइकोफोरिन ए है, ग्लाइकोफोरिन ए जो है आपका, वो कैरी करता है एमएन ब्लड ग्रुप एंटीजन, ठीक है। एमएन ब्लड ग्रुप के एंटीजन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। पैथोजन के लिए ये रिसेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, पैथोजन रिसेप्टर के लिए। अब बताइए किसका रिसेप्टर हो सकता है, आरबीसी की बात हो रही तो क्या बीमारियां होती हैं आरबीसी को लेकर, कौन सा पैथोजन ज़्यादा अटैक करता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, गर्मी का सीजन भी चल रहा है अभी, किसी को आइडिया, इतना हिंट दे दिया, गर्मी का सीजन चल रहा है, कौन सा पैथोजन आ सकता है यहाँ पे, खामोश हो जाते हो सब लोग। मलेरिया पैरासाइट के लिए, मलेरिया पैरासाइट के लिए क्या रिसेप्टर होता है, ग्लाइकोफोरिन होता है, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट, इसको प्लाज्मोडियम कह सकते हैं अपन, प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो मलेरिया पैरासाइट होता है या प्लाज्मोडियम होता है, ये क्या करता है, यूज ग्लाइकोफोरिन एज अ रिसेप्टर, ठीक है, टू इन्वेड्स आरबीसी इनटू आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर आने के लिए जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है आपका, ग्लाइकोफोरिन, इसी के माध्यम से जो पैथोजन है मलेरिया का वो क्या होता है, एंटर कर पाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो ये ग्लाइकोफोरिन के लिए आपको, मैंने बोला हमने ये बात भी एक भी पढ़ा था कि ग्लाइको और लिपिड भी क्या करते हैं आपके, एंटीजन ब्लड ग्रुप एंटीजन को डिटरमाइन करने में वो भी योगदान देते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यदि आंसर आपका दिखाई देता है तो ग्लाइकोलिपिड के साथ साथ ग्लाइकोलिपिड भी इसके आंसर होते हैं और ग्लाइको प्रोटीन भी आपके आंसर होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ये आपका ग्लाइकोफोरिन वाला सेक्शन हो गया है। अब एक प्रोटीन और है पोरिन के बारे में, ठीक है। पोरिन के बारे में एक अलग है, ये आरबीसी का नहीं है ये, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, आप इसको इसमें मिक्स मत कर देना, ठीक है। यहाँ ये क्लोज हो गया है आरबीसी का सेक्शन। अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा पोरिन प्रोटीन, ठीक है। ये पोरिन प्रोटीन जो है आपका
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात है या आपके माइटोकॉन्ड्रिया की बात है या आपके क्लोरोप्लास्ट की बात है, इनमें पाया जाता है। और इन सब की किस में ध्यान रखना, इन सब की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में ये सारा प्रोटीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो प्रोटीन दिखेंगे आपको, सॉरी ये आउटर मेम्ब्रेन रहते हैं ना, उल्टा बन गया ये। बनाते जाइए इसको साथ साथ में। ठीक है, पोरिन। अब ये जो पोरिन दिखाई दे रहे हैं आपको, किस किस में दिख गया आपको, ग्राम नेगेटिव में, माइटोकॉन्ड्रियम, क्लोरोप्लास्ट, सब में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो पोरिन है, इसकी यदि हम बात करें तो आप इसको ऐसे ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जो शेप होता है, शेप जो होता है बैरल शेप होता है। कैसा होता है, बैरल, हाँ, बैरल शेप होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, ये बीटा स्ट्रैंड के बने होते हैं, बीटा प्लेटलेट शीट के बने होते हैं। और ये जो प्लेटलेट शीट है लगभग रहेगी आपकी 16 से 18 की अमीनो एसिड की। ठीक है, इसकी ये बनी होती है। दूसरी बात ये हो गई आपको, ठीक है, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है, स्ट्रक्चर हो गया आपका, बीटा स्ट्रैंड हो गया, इसके बना होता है इनका। ठीक है, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो ये एकमात्र एक्सेप्शन है। ठीक है, कैसा ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, जिसमें कि ज़्यादातर चीज़ें आपके अल्फा हेलिक्स की होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, एक्सेप्शन है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सेप्शन आप यहाँ लिख रहे हैं तो पोरिन ही क्या है आपका एक्सेप्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए क्या क्या करता है ये, तो ध्यान रखना।
ये जो करता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में आपको दिखाई देगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जैसे कि आयंस का, ठीक है, शुगर का, अमीनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, स्मॉल, ठीक है, मेटाबोलाइट्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। स्मॉल मेटाबोलाइट्स भी आ गए हैं, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी पैसिव डिफ्यूजन की बात हो गई, ठीक है। अब इसमें एक खास बात ये है कि इसका जो पोर का इंसाइड है, मतलब मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट वाला क्षेत्र है आपका, ये जो पोरिन है आपका, इस पोरिन में ध्यान रखना, इनसाइड पोर, ये वाला क्षेत्र जो होता है इस पोर के, इसकी बात कर रहे हैं हम, मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस पोर की जो बात हो रही है, ये यहाँ का क्षेत्र होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। तभी जाके ये क्या होता है, आयंस, शुगर और ये, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं आपके हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, यानी पोलर रीजन क्षेत्र के होते हैं, इसलिए इनको ये ट्रांसपोर्ट कर पाता है, ठीक है। क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। यदि हाइड्रोफोबिक होता तो कोई भी जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से अंदर आ ही नहीं पाते, ठीक है। और इसका जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, ये तो हो गया आपका इनसाइड ना, ये तो इनसाइड वाला क्षेत्र हो गया। और ये जो आउटसाइड वाला होता है, ठीक है, आउटसाइड कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक रहेगा, हाइड्रोफोबिक रहेगा ये वाला, ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोफिलिक है तो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके आराम से अंदर आ सकते हैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, मॉलिक्यूल आराम से यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये आपका पोरिन को लेके रिलेटेड चीजें थी आपकी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, यदि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के केस आ जाए, ठीक है, इन केस माइटोकॉन्ड्रिया पोरिन, माइटोकॉन्ड्रिया पोरिन को हम यहाँ पे कहते हैं बीडीएसी, बीडीएसी जो काम करता है एक प्रकार का वो है, ये जैसे कि एटीपी को ट्रांसपोर्ट करना हो, एडीपी को करना हो, ठीक है, पायरुविक एसिड को करना हो, तो इनमें भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप हो गए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं इसमें, और ठीक है, इतना समझ में आया। इस छोटे से टॉपिक को और देखते हैं जिसका नाम फ्रेफ है। तो हमने क्या देखा कि जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में आपके पास प्रोटीन अवेलेबल थे, ठीक है, आपके सरफेस प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन है, और आपकी लिपिड मॉलिक्यूल्स आपकी थे। तो लिपिड के बारे में तो हमने देखा कि लिपिड जो है लेटरल मूवमेंट के साथ साथ 4 मूवमेंट और करता है, ठीक है, साइड टू साइड मूवमेंट भी करता है और मेम्ब्रेन के क्रॉस करके इस साइड भी आ जाता है,
तो मेम्ब्रेन के पास लिपिड फॉस्फोलिपिड के पास बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ का आंसर दीजिए, फॉस्फोलिपिड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा फॉस्फोलिपिड है? हाँ, किसी को मालूम है सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड कौन सा पाया जाता है? बताया था आपको, भूल जाते हो क्या? कौन सा फॉस्फोलिपिड सबसे अबंडेंट होता है मेम्ब्रेन में? कोलिन। पूरा नाम पता होगा, क्या हो जाएगा पूरा नाम इसका? फॉस्फोटाइडिल कोलिन। क्या हो जाएगा? फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ठीक है। अब देखिए इसके मूवमेंट के बारे में, लिपिड के मूवमेंट के बारे में आपने जैसे क्या पढ़ा, आपने लेटरल डिफ्यूजन पढ़ा, ठीक है, पढ़ा लेटरल डिफ्यूजन, रोटेशन पढ़ा, फ्लेक्सेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा? एक और रह गया, लेटरल हो गया, ये हो गया, ये उसके बाद फ्लिप फ्लॉप है आपके, ठीक है। और सर्कमफ्लेक्स, बहुत सारे ऐसे आपने अलग अलग पढ़े। प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन इधर उधर नहीं करते, प्रोटीन सिर्फ आपके लेटरल मूवमेंट करते हैं, ध्यान रखना है इसको। प्रोटीन के मूवमेंट की यदि आप बात करेंगे तो प्रोटीन क्या करेगा? लेटरल मूवमेंट करता है, लेकिन मूवमेंट कैसा करता है? लेटरल मूवमेंट ही करता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए क्या हुआ, एक टेक्निक आई है। इस टेक्निक का नाम है फ्रैप। फ्रैप मतलब फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो हमने आपको ये भी कहा था कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास रिसीलिंग की कैपेसिटी होती है, मतलब यानी किसी लिपिड को आपने, कुछ लिपिड्स को आपने यहाँ से हटा दिए तो आइट साइड वाले लिपिड वापस उस गैप को क्या कर लेंगे, भर लेंगे, रिसील कर लेंगे। जैसे आपने कुछ कपड़े देखे होंगे, कुछ कपड़ों में आप थोड़ा सा सुई चुभाएंगे और थोड़ा सा होल कर देंगे, और कुछ समय बाद आप उसको थोड़े से कपड़ों को रगड़ेंगे तो वो जो गैप बना था वो वापस से सील हो जाता है। कुछ क्लॉथिंग में इस तरह की वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, ऊन वगैरह में भी कई बार हो जाती है, तो वो स्ट्रेच करके अपने आप को क्या होते हैं, भर लेते हैं। तो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जब देखिए क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, जब हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इसको चेक करने के लिए, मान चलो इतने प्रोटीन थे, इतने लिपिड थे, इतने लिपिड को हमने यहाँ से क्या करा, गायब कर देते हैं। तो जाहिर सी बात, इसको हमने फोटो ब्लीच करा किसी माध्यम से, तो ये जो लिपिड के क्षेत्र ये खाली हुआ है, कुछ समय बाद इस मेम्ब्रेन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ समय बाद हम जब देखेंगे ये मेम्ब्रेन के जो गैप था वो क्या हो गया, भर गया। अब क्योंकि लिपिड को हमको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए लिपिड को क्या करना पड़ता है, हमको फ्लोरोसेंस से टैग करना पड़ता है। तो उसमें ये दिया हुआ है, देखिए फ्लोरोसेंस, यानी फ्लोरोसेंस का हम यूज़ कर, तब तुमको दिखाई देगा फ्लोरोसेंस रिकवरी, ठीक है। जो टैग किया हो उसकी रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीच क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को वहाँ से हटाते हैं छोटे से धब्बे से, और इसकी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बेस्ड टेक्निक होती है। और जो मोबिलिटी यानी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको हम स्टडी करने में यूज़ करते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की मोबिलिटी को हम इस देख सकते हैं, लिपिड का जो डिफ्यूजन होता है मेम्ब्रेन, उससे भी हम इसको देख सकते हैं इस टेक्निक से। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन मतलब नीचे साइड से जो प्रोटीन है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, उनको भी हम इस टेक्निक से देख सकते हैं, फ्रैप से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। दिस टेक्निक हेल्प टू कंफर्म फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। प्रपोज्ड इन द फ्लूइड मॉजिक मॉडल, और मॉडल को हम इसके बाद पढ़ेंगे जरूर। थोड़ा थोड़ा हमने पहले आपको बता भी चुके हैं मॉडल के बारे में शॉर्ट टर्म में, साइंटिस्ट के समय, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन फोटो ब्लीचिंग ऑफ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल इज मेजरिंग द रिकवरी ऑफ फ्लोरोसेंस ड्यू टू द मॉलिकुलर डिफ्यूजन। यानी जो आपने फोटो ब्लीच करा है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं चीज़ों का। क्या क्या प्रोसेस में रहेंगे,
कुछ मॉलिक्यूल देखें, मॉलिक्यूल पहले मैं डायग्राम में आपको समझा ही देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये डायग्राम इंपोर्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये किसका माइक ओपन है, कुछ बोलना चाह रहे हो या बंद कर दो? देखिए, दिख रहा है सभी को? हेलो, दिख रहा है ना? ठीक है। अब इसमें देखिए, ये आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पे क्या करा है, और ग्रीन फ्लोरोसेंट का यूज़ करा है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। फ्लोरोसेंस को जो टेक किया आपने, ग्रीन का यूज़ किया है, ठीक है, लेबलिंग के लिए। इन लिपिड मॉलिक्यूल को हमने क्या हुआ, फ्लोरोसेंट कर रखा है, सभी को फ्लोरोसेंट कर रखा है। अब कुछ समय बाद हमने क्या किया है, इसमें लेज़र बीम छोड़ा। लेज़र बीम ने क्या किया, यहाँ पे जो कुछ आपके ब्लीच एरिया, तो यहाँ से जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे फ्लोरोसेंट से पूरे तरीके से क्या हो गए, गायब हो गए। फ्लोरोसेंट गायब हुआ तो इसका मतलब कि लिपिड के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब उसको आप ऐसे समझिए। अब यहाँ पे ये एरिया ब्लीच हो गया, जिसका मतलब एरिया पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं मेम्ब्रेन में, देखिए कुछ समय बाद जब क्या होती है, रिकवरी होती है, तो देखते हैं कि बीच बीच में ये जो गैप थे धीरे धीरे क्या हो गए, ये कुछ यहाँ से यहाँ आ गए, कुछ यहाँ से यहाँ आ गए, तो अपने आप को क्या करने लगे, सील करने लगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे के सारे आपके जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं पूरे आपस में स्प्रेड होके पूरी चीज़ को क्या करेंगे, सील करेंगे। आने वाले समय में जब वापस से इनकी क्या आप टैगिंग करोगे, तो सारे के सारे आपको ऐसे टैग मिलेंगे पूरे, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएंगे, टैग मिल जाएंगे। तो ये पूरी कैपेसिटी होती है इसकी, ब्लीचिंग की होती है। इसमें लैंग्वेज में देखो क्या लिखा है, ठीक है। मॉलिक्यूल इन अ सेल आर लेबल्ड, ठीक है, विथ फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है, या फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ठीक है। डाई का उपयोग कर सकते हैं, या प्रोटीन में लगाना है तो आप फ्लोरोसेंट प्रोटीन का उपयोग कर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हाई इंटेंसिटी लेजर बीम को क्या करते हैं, इस पे आप यूज़ करते हैं किस करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। फ्लोरोसेंस इन अ स्मॉल रीजन को, छोटे से रीजन को आपने क्या किया, ब्लीच किया, ठीक है। फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल इन दैट रीजन बिकम नॉन फ्लोरोसेंट हो गए सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओवर टाइम अनब्लीच मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, ब्लीच एरिया में। यानी इसका मूवमेंट आपको पता करना है, तो जो अनब्लीच मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, आपके ब्लीच वाले एरिया में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाते हैं बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माध्यम से क्या हो जाता है, ये हमने आपको बताया भी था कि एक लिपिड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये यहाँ से यहाँ लेटरल डिफ्यूजन के कारण जा सकता है, लेकिन यहाँ से ये कभी भी नीचे नहीं आ सकता, ध्यान रखना। इसके लिए इसको क्या चाहिए, एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। फ्लीपेज, फ्लोपेज, सर्कम्प्लेज, ये सारे आपको वो चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्लोरोसेंस धीरे क्या करेगी, रिकवर करेगी, विच इज रिकॉर्डेड। उसको हम क्या करेंगे, इस टेक्निक से रिकॉर्ड कर लेंगे। आप ये क्या क्या मेजर कर सकते हैं फ्रेप टेक्निक से, तो ध्यान रखना डिफ्यूजन रेट कितनी है, जो लिपिड के मॉलिक्यूल के जो डिफ्यूज हो रहे हैं वो कितनी रेट है, इसको हम पता कर सकते हैं। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। मोबाइल फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन जो मोबाइल होते हैं यानी मूवमेंट करते हैं उनका फ्रैक्शन कितना है वो भी हम इसमें पता कर सकते हैं। इवन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को भी हम इससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये टेक्निक ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वेरी वेरी IMP टेक्निक डालिए इसमें और इसको आप करिए, ठीक है। मूवमेंट को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उस एक्सपेरिमेंट में आपको बता दूं, ऑर्डर बता देता हूँ आपको, मूवमेंट का ऑर्डर।
मूवमेंट ऑर्डर की यदि आप बात करेंगे तो थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होगा। ठीक है, आप मेरे को आप ये बताइए किसी प्रोटीन में आपने मेम्ब्रेन में आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो आपने इंटीग्रल प्रोटीन देखा है, आपने सरफेस प्रोटीन देखे हैं, ठीक है, आपने लिपिड देखे हैं, यही सारी चीज़ें देखी हैं। हाँ, इसमें अभी आपने इंटीग्रल में भी आपने सिंगल देखा है और मल्टीपास देखा है। ठीक है, ये आपका मल्टीपास प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो सिंगल पास है, मल्टीपास है, ठीक है, सरफेस वाले हैं, लिपिड हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके। एक और होता है एंकर्ड प्रोटीन। ठीक है, इसमें से कुछ प्रोटीन आपके एंकर्ड भी रहेंगे। इतने सारे आपके प्रोटीन होते हैं। यदि मैं मूवमेंट की बात करूं तो किस में ज़्यादा मूवमेंट होगी, किस में कम मूवमेंट होगी, इसको आप बड़े आसानी से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन करेगा, कोई बता सकता है आसानी से मूवमेंट किसकी सबसे ज़्यादा होगी? कोई वन, एनीवन? लिपिड के साथ सबको यूज करते हुए बताना है। लिपिड का भी इसमें पहला देख, जैसे लिपिड भी है आपका, ये भी है ना, इसके बाद ये भी है, ये भी है और ये भी है। लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन की कौन से टाइप, सबसे पहले क्या ज़्यादा मूवमेंट करेंगे? हाँ, फिर और सरफेस वाले में, और लिपिड सबसे बाद में। लिपिड सबसे ज़्यादा मूव बाद में करेंगे ना, बहुत स्लो मूव होता है लिपिड का। यही है, आंसर करिए। अरे थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लीजिए तो आंसर बन जाएगा इसमें। भाई लिपिड का मूवमेंट सबसे इजी है, इतना क्या सोचना है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट आपके गड़बड़ हो गए करके। बहुत आसानी, सब भी हम लिपिड का ब्लीचिंग भी पढ़े तो हमने लिपिड का ही पढ़ा, सब कुछ लिपिड का ही पढ़ा और उसको ही भूल रहे हो। सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसी की होती है तो वो आपकी लिपिड की रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, बजाय इसके इनको हमको आइसोलेट करने के नॉर्मल आपके पीएच चेंज कर लो तो आइसोलेट हो जाएंगे। आयनिक सॉरी वो साल्ट का आप यूज़ कर लो, साल्ट कंसनट्रेशन, तो भी ये आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात, जो आसानी से रिमूव हो रहा है तो वो आसानी से मूव भी कर सकता है। आप डायरेक्ट यहाँ तरफ जा रहे हो, तो उसके बाद आपके क्या रहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन रहेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन इसमें सेकंड नंबर के रहेंगे। तीसरा नंबर रहेगा इसमें सिंगल पास, क्योंकि एक बार ही पास कर रहे हैं, सिंगल पास प्रोटीन रहेंगे। फिर सबसे ज़्यादा रहेंगे आपके मल्टी पास प्रोटीन इसके बाद, और मल्टी पास से भी ज़्यादा आपके रहेंगे एंकर्ड प्रोटीन। एंकर्ड प्रोटीन क्यों? क्योंकि कोवलेंटली अटैच होते हैं। एंकर्ड प्रोटीन सबसे लास्ट में रहेंगे क्योंकि कोवलेंटली अटैच होते हैं। उसी तरीके से यदि आप बैक्टीरिया की बात करेंगे, सॉरी आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो आरबीसी मेम्ब्रेन में क्या होगा, लिपिड तो सबसे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे इसके बाद आता है एनकायरिन, जो कि सरफेस होता है, एनकायरिन। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लाइकोफोरिन, जो कि सिंगल पास होता है, और इसके बाद आ जाएगा आपका सबसे कम जो मूवमेंट रहेगा बैंड 3 का, क्योंकि ये क्या है आपका मल्टीपास प्रोटीन है। ये जो सीक्वेंस है आपको ऐसा होता है मूवमेंट को लेके। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को आप किसने देखा है, आपने FRAP में ही आपने ये चीज़ें डिस्कस करी मूवमेंट रेट को लेके। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया।